Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss another multiple choice question on CCA rules 1965. It is classification, control, and appeal rules 1965. It is related to the Central Civil Services. So, my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. So in this part I will discuss 35 multiple choice questions. So now I am going to start. Question number 1. When disciplinary proceedings have been initiated against a person officiating in higher post on ad hoc basis, he shall be reverted if the period of ad hoc appointment is less than dash. ये जो क्वेश्चन है, यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय वो अभी आडहक में हायर पोस्ट में गया है और हायर पोस्ट में वो आडहक बेसिस में काम कर रहा है और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ, मगर उसका जो आडहक पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर है, तब क्या होगा, जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तो वो फिर उसका ओरिजिनल पोस्ट को रिटर्न कर जाएगा. इट इज़ आंसर इज़ लेस देन 1 ईयर, आंसर इज़ बीट ए. तो 1 ईयर से कम होगा आडहक पीरियड और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तो वो उसका ओरिजिनल पोस्ट को रिवर्ट हो जाएगा. इफ इट इज़ मोर देन 1 ईयर होगा, यदि 1 ईयर से ज़्यादा होगा जो आडहक पीरियड, तब उस केस में उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा मगर वो ओरिजिनल पोस्ट को रिवर्ट नहीं करेगा. राइट, तो आंसर इज़ बीट ए 1 ईयर. क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंक्रीमेंट के ऊपर. ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाज अवॉर्डेड विथ पेनल्टी ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ 1 इंक्रीमेंट फॉर 1 ईयर बाय इशू ऑफ पनिशमेंट ऑर्डर डेटेड 1 जून 2021. इंडिकेट द डेट फ्रॉम व्हिच द पेनल्टी टेक्स इफेक्ट फ्रॉम डैश. ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन इज इंक्रीमेंट फॉलिंग ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर. तो हम जानते हैं कि इधर 1 जनवरी और 1 जुलाई इंक्रीमेंट फॉल होता है, मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी में इंक्रीमेंट फॉल होगा. यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर पेनल्टी लग रहा है वो विथ होल्डिंग ऑफ 1 इंक्रीमेंट फॉर 1 ईयर, और जो इशू हो रहा है जो डेट, इट इज़ 1 जून 2021. मगर हमको याद रखना है कोई भी डेट में इशू हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जब इंक्रीमेंट विथ होल्ड होगा हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जब इशू हुआ पेनल्टी ऑर्डर उसके बाद कौन सा डेट में हमारा इंक्रीमेंट फॉल हो रहा है. जैसे यहाँ पर 1 जनवरी हो रहा है तो जिस नेक्स्ट पेनल्टी के बाद जिस डेट में हमारा इंक्रीमेंट फॉल होगा उसी से एक्चुअली पेनल्टी का इफेक्ट होगा. तो यहाँ पर जैसे अभी 1 जून 2021 में पेनल्टी इशू हुआ तो उसके बाद जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जनवरी 2022 नहीं कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसी डेट से एक्चुअली पेनल्टी इफेक्ट होगा. तो यहाँ पर आंसर जो है बीट सी 1 जनवरी 2022. इसके ऊपर मैं क्लैरिफाई कर दिया, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. द पेनल्टी ऑफ विथ होल्डिंग एन इंक्रीमेंट टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्रीमेंट अक्रूइंग टू द चार्ज ऑफिशियल नेक्स्ट आफ्टर द इशू ऑफ पेनल्टी ऑर्डर. मैं बार बार बताया, पेनल्टी ऑर्डर जिस डेट में इशू होगा उसके बाद आप देखिए कौन सा डेट में इंक्रीमेंट फॉल होगा, और जिस डेट में इंक्रीमेंट होगा, बेसिकली इंक्रीमेंट तो होता है 1 जनवरी और 1 जुलाई आइदर और बेसिस में. यहाँ पर जो है जनवरी से लागू हो रहा है, तो इसके बाद पेनल्टी इशू हुआ 1 जून में, मगर उसके बाद इंक्रीमेंट लगेगा फर्स्ट जनवरी 2022 में, नहीं कि उसी से एक्चुअली पेनल्टी इफेक्ट होगा, जो 1 ईयर पेनल्टी है वो इफेक्ट होगा. यहाँ पर दिया है व्हेन द डेट ऑफ इंक्रीमेंट इज 1 जनवरी. क्लियर. द इंक्रीमेंट यहाँ पर दे दिया, द इंक्रीमेंट फॉलिंग ड्यू ऑन 1 जनवरी 2022 आफ्टर पेनल्टी इशूड ऑन 1 जून 2021. तो एक्चुअली जो पेनल्टी इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2022 से. द पेनल्टी इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022. द इंक्रीमेंट फॉलिंग ड्यू ऑन 1/1/2022 विल बी विथहेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर, दैट इज टिल 31 दिसंबर 2022. क्योंकि पेनल्टी इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2022 फॉर 1 ईयर मीन्स कैलकुलेट कर लो, ये विथहेल्ड होगा 31 दिसंबर 2022. द इंक्रीमेंट वुड बी रिलीज्ड ऑन 1/1/2023 विदाउट एरियर्स. कोई एरियर्स नहीं मिलेगा. सपोज ऑन 1 जून ही इज़ इन पे लेवल 9 एंड सेल 5 में था जब उसका पेनल्टी ऑर्डर इशू हुआ,
सो ऑन डेटेड 1/1/2023 वो डायरेक्टली कम टू सेल 7 विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो डायरेक्टली सेल पे लेवल 9 में है, सेल 7 को डायरेक्टली आ जाएगा सेल 5 से सेल 7 को, मगर उसको कोई एरियर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखना है कोई भी डेट में हमारा पेनल्टी ऑर्डर इशू होगा, मगर इट मीन्स उसके बाद जिस डेट में हमारा इंक्रीमेंट फॉल होता है उसी से एक्चुअली हमारा जो पेनल्टी इफेक्ट होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इन हाउ मेनी पार्ट्स एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज डन। तो इट इज आंसर इज बिट विथ 3 पार्ट्स। ओके, इन 3 पार्ट्स एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज डन। यहाँ पर मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया उसको। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज डन इन 3 पार्ट्स, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, जस्ट यू रिमेंबर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर टू व्हिच द चार्ज ऑफिशियल हैज ए राइट टू असेस फॉर डिपेंडिंग हिमसेल्फ इन ए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो कितना प्रकार का डॉक्यूमेंट चाहिए चार्ज ऑफिशियल को जो उसको डिफेंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर है एक्चुअली 2 टाइप्स, आंसर इज बिट सी। ओके, तो उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दिया, देख लीजिए डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो चार्जशीट में मेंशन है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो है द डॉक्यूमेंट ऑन व्हिच द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिलाइज एंड इंटेंडेड टू प्रूव द चार्जेस, दोज लिस्टेड विद द चार्जशीट। चार्जशीट में जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, जिसमें डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिलाइज करता है कि जो आर्टिकल्स ऑफ चार्ज लगाया गया है चार्ज ऑफिसर एगेंस्ट में, उसको वो प्रूव करने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है, एक्चुअली सेकेंड डॉक्यूमेंट में बताया था ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं है, जो चार्जशीट में नहीं है, मगर वो उसको चार्ज ऑफिसर को चाहिए वो डॉक्यूमेंट, और वो इंक्वायरी अथॉरिटी को बोलेगा कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो उसको प्रोड्यूस करेगा। तो वही है, फॉल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच इवन द नॉट रिलाइड अपन बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिलाई नहीं करता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आर नेवरथलेस रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर प्रिपेयरिंग हिज डिफेंस एंड डिफेंडिंग हिमसेल्फ। मगर उस केस में चार्ज्ड ऑफिसर को वो डॉक्यूमेंट चाहिए, मगर वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली ओरिजिनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो चार्जशीट में मेंशन नहीं था, वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली चार्ज ऑफिसर को भी चाहिए, राइट। चलो ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ए चार्जशीट। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ए चार्जशीट? इट इज 5 पार्ट्स, 4 अनेक्सर्स एंड 5 पार्ट्स, यू रिमेंबर। तो आंसर इज बिट सी। इसको थोड़ा हम क्लैरिफाई कर देंगे। फर्स्ट है मेमोरेंडम, सेकंड अनेक्सर 1 में होगा स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज फ्रेम्ड एगेंस्ट चार्ज ऑफिसर, सीओ मीन चार्ज ऑफिसर। Annexure 2 statement of imputations of misconduct or misbehavior in support of the articles of charge framed against charge officer. Annexure 3 list of documents by which articles of charge framed against the CO are proposed to be sustained. Annexure 4 list of witnesses by whom the articles of charge framed against the CO are proposed to be sustained. Just you remember, it is 5 parts and 4 annexures, right? चलो ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर देखेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर अपीयरिंग बिफोर पुलिस टू अटेंड द इंक्वायरी इन ए केस इन विच द एम्प्लॉई इज सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व्ड। कोई इट मीन्स उस केस में क्या है, कोई सस्पेक्टेड एम्प्लॉई वो इट मीन्स पुलिस स्टेशन में अपीयर होगा। ओके, तो इट मीन्स उसका इट मीन्स सबमिट करने के लिए, उसका व्यू देने के लिए, उसका व्यू एक्सप्रेस करने के लिए। तो उस केस में टीए क्या होगा? एक्चुअली आंसर इज बिट ए, टीए एज ऑन टूर विल बी पेड। जैसे टूर में पेड होता है, वहाँ पर टीए पेड होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस। इफ जर्नी इज कंडक्टेड विथ अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, वहाँ पर जर्नी को हेड ऑफ ऑफिस अप्रूवल करेगा, और वहाँ पर जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलेगा वो टूर के हिसाब से मिलेगा, राइट। मगर उसको हेड ऑफ ऑफिस उसको अप्रूव करेगा, राइट। तो इट इज़ रिलेटेड टू द अपीयरिंग बिफोर पुलिस, ओके, रिलेटेड टू द सस्पेक्ट ऑफिशियल। आंसर इज बिट ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थोड़ा मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। ये 3-4 चीज़ आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर याद रखना है। फॉर अपीयरिंग बिफोर कोर्ट एज एन अक्यूज्ड, सपोज एज एन अक्यूज्ड आप कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड करते हो एज एन अक्यूज्ड, तो उस केस में क्या होगा? इफ़ ही अक्यूटेड, द चार्ज ऑफिसर अक्यूटेड and reinstated, TA as on tour may be paid provided his legal expenses are reimbursed in full or part। इस केस में क्या होगा? वो जब
एक्विट हो जाएगा और रीइंस्टेट हो जाएगा, उस केस में उसको टीए मिलेगा टूर के हिसाब से। और जो भी लीगल एक्सपेंसेस है वो उसका पार्ट मिल सकता है और फुल मिल सकता है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू कोर्ट। फॉर पेरियूजल ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स आउट ऑफ स्टेशन में है, वो उसका हेडक्वार्टर से वो आउट ऑफ स्टेशन जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि उसको डिफेंड करना है, वो स्टडी करके उसको वो डिफेंड करना होगा। तो उस केस में उसको जर्नी में तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, टीए डीए मिलेगा, मगर हल्टिंग केस में एक्चुअली मैक्सिमम 3 डेज़ के लिए उसको डेली अलाउंस मिलेगा। तो वही देख लीजिए, टीए आज ऑन टूर विथ डीए फॉर मैक्सिमम 3 डेज हल्ट मे बी पेड फॉर एक्चुअल ट्रैवल, restricted to that, admissible for travel from employees headquarter to the place where documents are available। आप जैसे भी ट्रैवल करो, मगर जो रेस्ट्रिक्ट होगा, जो रीइंबर्स होगा, वो हेडक्वार्टर से आउट ऑफ स्टेशन, बेसिकली जो न्यू हेडक्वार्टर है वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स को पेरियूज करना है कि स्टडी करना है, तो उसमें सीमित रहेगा, ठीक है। जो रीइंबर्समेंट होगा वो हेडक्वार्टर टू आउट ऑफ स्टेशन, ओके, वेयर द चार्ज ऑफिसर स्टडी द मटेरियल और स्टडी द डॉक्यूमेंट टू डिफेंड हिमसेल्फ, ओके। तो मगर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको 3 डेज हाल्ट के लिए दिल्ली अलाउंस मिलेगा, और जर्नी में तो एज यूजुअल टू एंड फ्रो में उसको टीएडीए मिलेगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, फॉर अटेंडिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, टीए एज ऑन टूर फ्रॉम द प्लेस ही इज अलाउड टू रिजाइड टू द प्लेस ऑफ इंक्वायरी, restricted to that, admissible for travel from employees headquarters to the place where documents are available। A grade of TA belonged prior to his सस्पेंशन। तो यहाँ पर जो है, जो अटेंडिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए उसको टीए मिलेगा। इट मीन्स वो जहाँ पर रिजाइड करता है वहाँ से वो जो ट्रैवल करेगा जिस हेडक्वार्टर में एक्चुअली इंक्वायरी चल रहा है, मगर वहाँ पर जो रेस्ट्रिक्ट रहेगा, रीइंबर्समेंट होगा बेसिकली फ्रॉम हेडक्वार्टर टू आउट ऑफ स्टेशन वेयर इंक्वायरी इट मीन्स वुड बी कंडक्टेड, ओके। और यहाँ पर जो टीए जो मिलेगा वो किस ग्रेड में मिलेगा ना, जस्ट सस्पेंशन के पहले जो उसका ग्रेड था, जो उसका बेसिक पे था, उसके ऊपर उसको टीए मिलेगा, राइट। एडवांस टीए एज यूजुअल मिलेगा टीएडीए के लिए, एडवांस फॉर अटेंडिंग इंक्वायरी, एडवांस ऑफ टीएडीए ऑल्सो अलाउड, राइट। ये 3-4 चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, नो अपील लाइज एगेंस्ट। यहाँ पर दिया है कि कहाँ पर इट मीन्स एक बेसिकली चार्ज ऑफिसर और अक्यूज्ड ऑफिशियल वो अपील नहीं कर सकता है। किस कैटेगरी का पेनल्टी होगा जिसमें वो अपील नहीं कर सकता? एनी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, एनी ऑर्डर ऑफ एन इंटरलोक्यूटरी नेचर ऑफ अदर दैन सस्पेंशन ऑर्डर, any order passed by an inquiry authority in the course of an inquiry under rule 14, all of the above। आंसर है all of the above। जो ऑर्डर पेनल्टी ऑर्डर सपोज इशू किया है प्रेसिडेंट, उसके ऊपर हम अपील नहीं कर सकते। कुछ इंटरलोक्यूटरी नेचर मीन्स बेसिकली जो हमारा जो ऑनरेबल कोर्ट जैसे जजमेंट देता है ना, तो उसका जजमेंट जैसा होता है उसी नेचर का ही इंटरलोक्यूटरी नेचर होता है। ये एक्चुअली ये नेचर कौन इशू करता है? इंक्वायरी अथॉरिटी। क्योंकि कभी कभी प्रेजेंटिंग ऑफिसर और डिफेंस असिस्टेंट वो ऑब्जेक्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स को, और कुछ उस केस में एक्चुअली इंक्वायरी अथॉरिटी कुछ ऑर्डर इशू करता है, और वो ऑर्डर को माने इट मीन्स अपील नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसको तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर माने जस्ट इट इज़ सिमिलर लाइक कोर्ट ऑर्डर, एंड द इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एक्चुअली इशू बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी व्हेन इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, ओके। और एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन इंक्वायरी अथॉरिटी इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी अंडर रूल 14। अंडर रूल 14 में जब इंक्वायरी चल रहा है, इंक्वायरी अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करता है उसको भी अपील किया नहीं जा सकता। तो तीनों को आपको याद रखना है, ये ऑल ऑफ द अबव। ये एक्चुअली बेसिकली रूल 22 में है, CCA रूल्स 1965 का रूल 22 देख लो, ये तीनों है, नो अपील लाइज अगेंस्ट, राइट। आंसर इज बी डी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। An appeal may be made against an order of suspension made or deemed to have been made, an order imposing major or minor penalties, an order determining the subsistence and other allowances, all of the above। यहाँ पर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो कहाँ पर अपील किया जाएगा आपको याद रखना है, सस्पेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील किया जाएगा। मेजर जो पेनल्टीज है, मेजर हो कि माइनर हो, उसके अगेंस्ट में अपील किया जाएगा। और अदर जो सबसिस्टेंस अलाउंस मिलता है सस्पेंशन टाइम में, सपोज उसका एगेंस्ट में भी आप अपील कर सकते हो। तो ये ऑल ऑफ द अबव है। तो
ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये जो रूल 23 है, रूल 23 में क्लियरली दिया गया है कि सस्पेंशन रिलेटेड टू द सस्पेंशन, रिलेटेड टू द पेनल्टीज, रिलेटेड टू द एनहांसमेंट ऑफ पेनल्टीज, रिलेटेड टू द सब्सिस्टेंस एंड अदर अलाउंसेस, वहाँ पर जो चार्ज ऑफिसर है, जो डेलिंक्वेंट ऑफिशियल है, वो अपील कर सकता है। राइट, ये रूल नंबर 23 CCA रूल्स 1965 में दिया गया है। ये ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन अपील शुड बी मेड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर अपील अगेंस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा, कम्युनिकेशन ऑर्डर, फाइनल पेनल्टी ऑर्डर मिल जाएगा डेलिंक्वेंट ऑफिशियल को और चार्ज ऑफिशियल को, वो उसी डेट से कितने दिन के अंदर वो अपील करेगा। जो अपेलेट अथॉरिटी है, जो अपेलेट अथॉरिटी को हम किसको बोलते हैं ना, जो एक्चुअली पेनल्टी ऑर्डर इशू किया उसके ऊपर जो ऑफिसर है उसको हम अपेलेट अथॉरिटी मानते हैं। बेसिकली अपेलेट अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकता है, ओके, हमारा डिपार्टमेंट में, ओके, अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपेलेट अथॉरिटी हो सकता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ऑर्डर एक्चुअली पेनल्टी ऑर्डर इशू किया उसके ऊपर जो अथॉरिटी है, ठीक है, द अथॉरिटी व्हिच इज इन हायर रैंक दैन द अथॉरिटी हु इशू द ऑर्डर ऑफ द पेनल्टी, तो अपेलेट अथॉरिटी उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर 45 डेज़ के अंदर, जिस दिन में एक्चुअली फाइनल ऑर्डर मिलेगा, पेनल्टी ऑर्डर मिलेगा, तब अक्यूज्ड ऑफिशियल, डेलिंक्वेंट ऑफिशियल वो उसी डेट से 45 डेज़ के अंदर, ओके, वो अपील करेगा। आंसर इज बिट सी। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फॉरवर्ड द अपील टू द अपेलेट अथॉरिटी बाय द अथॉरिटी व्हिच मेड द ऑर्डर ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कॉपी ऑफ अपील। तो यहाँ पर एक मजा बात है, जब आप अपील करोगे अपेलेट अथॉरिटी को, जो अपेलेंट है, बेसिकली जो अक्यूज्ड ऑफिशियल है, जो डेलिंक्वेंट ऑफिशियल है, तो उसको तो पेनल्टी ऑर्डर मिला है, तो वो अपील करेगा। तो वो अपील का डॉक्यूमेंट अपेलेट अथॉरिटी को भेजेगा और एक डॉक्यूमेंट अथॉरिटी को भेजेगा जो अथॉरिटी एक्चुअली पेनल्टी ऑर्डर इशू किया है। तो अपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगा और जो अथॉरिटी एक्चुअली, सपोज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वो पेनल्टी ऑर्डर इशू किया है, तो यहाँ पर डेलिंक्वेंट ऑफिशियल क्या करेगा, कॉपी भेजेगा अपेलेट अथॉरिटी को और एक कॉपी भेजेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी एक्चुअली पेनल्टी ऑर्डर इशू किया है। तो वो फिर क्या करेगा, उसके ऊपर कमेंट करके अपेलेट अथॉरिटी को देगा। ओके, जो अथॉरिटी एक्चुअली पेनल्टी इशू किया है उसको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में एक्चुअली डेलिंक्वेंट ऑफिशियल अपील किया है, तो वो कुछ कमेंट इमीडिएटली, ऐसा कुछ नहीं, तो आंसर है विदाउट एनी अवेलेबल डिले, वो उसको डिले ना करके इमीडिएटली उसके ऊपर कमेंट करके वो अपेलेट अथॉरिटी को भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विदाउट एनी अवेलेबल डिले। ओके, राइट, आंसर इज बिट डी। तो यहाँ पर दिया है फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ अपील के ऊपर रूल 26 में है, थोड़ा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैं लिख चुका हूँ, देखिए ब्रैकेट में, एवरी पर्सन प्रिफरिंग एन अपील शैल डू सो सेपरेटली एंड इन हिज ओन नेम। जब आप हाउ टू प्रिफर एन अपील, तो अपील जो किया जाएगा सेपरेटली किया जाएगा और खुद का नाम में जाएगा। सपोज अभी चार्ज ऑफिशियल की, डेलिंक्वेंट ऑफिशियल की, अक्यूज्ड ऑफिशियल वो अपील कर रहा है, तो उसका नाम में वो सेपरेटली अपील करेगा। हो गया। नेक्स्ट वन, द अपील शैल बी प्रेजेंटेड टू द अथॉरिटी टू हुम द अपील लाइज, ए कॉपी बीइंग फॉरवर्डेड बाय द अपेलेंट टू द अथॉरिटी हु मेड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। अभी बोला था, तो अपेलेट अथॉरिटी को कॉपी भेजा जाएगा, वही है टू हुम द अपील लाइज, और जो अथॉरिटी पेनल्टी ऑर्डर इशू किया है उसको भी एक कॉपी भेजा जाएगा। राइट, इट शैल कंटेन ऑल मटेरियल स्टेटमेंट्स। तो अपील में क्या होगा, इट शैल कंटेन ऑल मटेरियल स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स ऑन व्हिच द appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself। तो यहाँ पर दिया है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द अपील। कंटेंट्स ऑफ द अपील में क्या रहेगा, मटेरियल स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन होता है। तो और एक मैं अभी बताया, जैसे आप अपेलेट अथॉरिटी को अपील करोगे तब उस केस में एक डॉक्यूमेंट भी अथॉरिटी को दोगे जो अथॉरिटी एक्चुअली पेनल्टी ऑर्डर इशू किया है, और वो विदाउट एनी डिले एक्चुअली वो कमेंट करके अपेलेट अथॉरिटी को भेजेगा वो अथॉरिटी। राइट है, राइट। तो ये दोनों चीज़ हो गया। थर्ड चीज़ देखिए, द अथॉरिटी व्हिच मेड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट शाल ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कॉपी ऑफ द अपील फॉरवर्ड द सेम विथ इट्स कमेंट्स देयरऑन टुगेदर विद द रिलेवेंट रिकॉर्ड्स to the appellate authority without any avoidable delay and without waiting for any direction from the appellate authority. Okay,
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स ऊपर में दिया है देखिए, कोई इम्प्रॉपर और डिसरेस्पेक्टफुल लैंग्वेज नहीं होगा। और यहाँ पर थर्ड पार्ट में वही बताया, अपेलेट अथॉरिटी को जब हम अपील करेंगे तब एक कॉपी भी वो अथॉरिटी को पास जाएगा जो पेनल्टी इशू किया है, और वो कमेंट करके फिर अपेलेट अथॉरिटी को भेजेगा, मगर विदाउट डिले। और वहाँ पर वो उसको कुछ, वो अथॉरिटी जो पेनल्टी ऑर्डर इशू किया है उसको कुछ डायरेक्शन नहीं मिलेगा अपेलेट अथॉरिटी से, वो इमीडिएटली कॉपी को रिसीव करेगा, उसके ऊपर कमेंट करेगा, जिस आर्टिकल्स ऑफ चार्ज के ऊपर अपील किया है डेलिंक्वेंट ऑफिसर, वो इमीडिएटली उसके ऊपर कमेंट करके अपेलेट अथॉरिटी को भेजेगा। राइट, चलो ठीक। हु इज़ कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट द अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। जो लिमिटेशन पीरियड अभी था 45 डेज, जब चार्ज ऑफिसर उसको पेनल्टी ऑर्डर एक्सेप्ट होता है वो 45 डेज़ के अंदर अपील करेगा, मगर कुछ ऐसा कुछ रीजन होता है वो 45 डेज़ के अंदर अपील नहीं कर पाया, तो जब एक वो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायरी हो जाता है तो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है वो उसको कंडोन करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर दिया है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपेलेट अथॉरिटी, एड हॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। यहाँ पर अपेलेट अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी को अपील किया जाता है। ठीक है, आंसर इज बिट सी। वो जब एक्सपायरी कर जाएगा, जो 45 डेज एक्सपायरी कर जाएगा, उसको वो कंडोन कर सकता है। राइट, मगर विथ जस्टिफिएबल रीजन। आंसर इज बिट सी। यहाँ पर दिया है देखिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा याद रखिए। फॉर ग्रुप ए एंड बी government employees, appellate authority is the appointing authority where the order appealed against is made by an authority subordinate to it। एक्चुअली अपॉइंटिंग अथॉरिटी का होगा ना, उसका सबॉर्डिनेट एक्चुअली इशू किया है पेनल्टी ऑर्डर। ओके, जैसे मैं अभी बोला, जो सपोज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है। ओके, उसका हायर रैंक में अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। अभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो इशू किया पेनल्टी ऑर्डर, तब हम उसका हायर रैंक ऑफिसर जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को हम अपील करेंगे। राइट, और टू द प्रेसिडेंट वेयर सच ऑर्डर इज मेड बाय एनी अदर अथॉरिटी। यदि एनी अदर अथॉरिटी आता है तो हम किसको अपील करेंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। ए डेली ऑर्डर सीट इज टू बी मेंटेन्ड बाय। बेसिकली डेली ऑर्डर सीट इज टू बी मेंटेन्ड बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी, क्योंकि इंक्वायरी अथॉरिटी एवरी डे जो इंक्वायरी करता है उसको जो मटेरियल्स मिलता है, जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है, डॉक्यूमेंट्स का एविडेंस, जो विटनेसेस से वो स्टेटमेंट लेता है। ठीक है, तो उस केस में उसको वो रिकॉर्डिंग करता है, उसको रिकॉर्ड डाउन, ओके, नोटेड डाउन इन द डायरी, वही है। तो डेली ऑर्डर सीट इज टू बी मेंटेन्ड बाय द इंक्वायरिंग अथॉरिटी। आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया है। व्हाट शैल बी द एक्शन ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट सबमिट द रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस और डज नॉट अपीयर बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी, आई मीन्स इंक्वायरी अथॉरिटी इन पर्सन, refuses to comply with the provision of this rule after the articles of charge has been delivered। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चार्ज ऑफिसर वो कुछ डिफेंस स्टेटमेंट नहीं दिया, पर्सन के आकार में वो इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने अपीयर नहीं हुआ, और वो जो भी ऑर्डर दिया है इंक्वायरी अथॉरिटी उसको कंप्लाई नहीं किया, तो उस केस में एक एक्सपर्टी होता है। ओके, तो आंसर इज बीट ए। इंक्वायरिंग अथॉरिटी में होल्ड द इंक्वायरी एक्सपर्ट। एक्सपर्टी मीन्स क्या है ना, जब चार्ज ऑफिसर वो अपीयर नहीं हुआ, इंक्वायरी में अपीयर नहीं हुआ, कोई उसका जवाब नहीं दिया, तो उस केस में इमीडिएटली एक्सपर्टी मीन्स एक्चुअली वो टाइम देता है। फर्स्ट स्टेज में दिया, वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो नहीं गया, वो अपीयर नहीं हुआ, फिर सेकंड में चांस देता है। ऐसे 2-3 बार चांस देने के बाद वो जब अपीयर नहीं हुआ, तब वो एक्सपर्टी मीन्स वो इंक्वायरी अथॉरिटी क्या करता है ना, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर देता है, और जो डॉक्यूमेंट्स उसको मिला है उसके हिसाब से उसको पेनल्टी, तो पेनल्टी नहीं, जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सबमिट कर देता है। क्योंकि इंक्वायरी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है पेनल्टी देने के लिए। वो डॉक्यूमेंट वो अपीयर नहीं हुआ, तो जब अपीयर नहीं हुआ, 2-3 बार अपीयर नहीं हुआ, चार्ज ऑफिसर वो क्या करता है, उसका डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके, तो उसको तो सब डॉक्यूमेंट्स मिल चुका है, जो डॉक्यूमेंट्स उसको स्टडी करके वो उसका रिपोर्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दे देगा, वही है एक्सपर्टी। इट मीन्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को वो टर्मिनेट कर देगा। राइट, तो आंसर इज बीट ए। इंक्वायरिंग अथॉरिटी में होल्ड द इंक्वायरी एक्सपर्टी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। वेदर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर and the charged officer are permitted to file the written brief of the case after completion of production of evidences। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दिया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस, पूरा कंप्लीशन हो गया, पूरा एविडेंस एग्जामाइन, री एग्जामाइन, क्रॉस एग्जामाइन, ये सब हो गया, तो उसके बाद दोनों प्रेजेंटिंग ऑफिसर एंड चार्ज ऑफिसर वो ब्रीफ स्टेटमेंट देंगे इंक्वायरी अथॉरिटी को, वो दोनों देंगे ब्रीफ स्टेटमेंट। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस। तो यहाँ पर जो है आंसर बीट ए है। बोथ आर परमिटेड टू फाइल रिटन ब्रीफ। वो ब्रीफली
वो उनका रिटन ब्रीफ इंक्वायरी अथॉरिटी को देंगे। ठीक है, आंसर इज बीट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 15, हुज एडवाइस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बिफोर इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस में किसका एडवाइस लिया जाएगा? तो मेरा जो बात है वो गवर्नमेंट काउंसिल है। आंसर इज बीट ए। जब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा कोई सपोज ऑफिशियल एगेंस्ट में, तब गवर्नमेंट काउंसिल का एडवाइस लिया जाएगा। राइट, आंसर इज बीट ए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इज द वन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंक्वायरी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी। ऐसा कौन सा इंक्वायरी रिपोर्ट है जो इंक्वायरी कंक्लूड होने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होगा उसमें इंक्लूड नहीं होगा? एक्चुअली दिल्ली ऑर्डर शीट जो एवरी डे एक्चुअली इंक्वायरी अथॉरिटी नोटेड डाउन करता है, तो वो दिल्ली ऑर्डर शीट एक्चुअली इंक्वायरी रिपोर्ट में एक्चुअली ऐड नहीं होगा। तो फाइनली इट मीन्स कंक्लूड हो जाएगा इंक्वायरी, तब इंक्वायरी अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके सबमिट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। तो उस केस में एक्चुअली वो दिल्ली ऑर्डर शीट को वहाँ उसमें अटैच नहीं करेगा। तो आंसर इज बीट डी, दिल्ली शीट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी हेल्ड। और दिल्ली शीट एवरी डे होता है, रिकॉर्डेड होता है। ओके, रिकॉर्डेड उसको इंक्वायरी अथॉरिटी करता है। क्वेश्चन नंबर 16 डी। क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे, वेदर डिपार्टमेंटल एक्शन कैन ऑल्सो बी टेकन when the same matter has been taken up in the court of law for prosecution of government servant concerned? yes, answer is bit yes, दोनों चलेगा। यदि कोई कोर्ट ऑफ लॉ में गवर्नमेंट सर्वेंट के एगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन चला, तब उस केस में भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगा। तो दोनों, बिकॉज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बेसिकली फॉलो द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर प्रोसिक्यूशन। तो आंसर इज बिट ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच फैक्टर मेंशन्ड बिलो is not related to the cause for undue delay and faulty disposal of the disciplinary case? Officer conducting inquiry may be preoccupied, unfamiliarity with the procedure and inadequate experience, some undue delay occurred in making reference to UPSC, non availability of the charged officer for the inquiry। एक्चुअली फोर्थ वन है, फोर्थ वन नहीं है। कभी कभी क्या है, इंक्वायरी ऑफिसर कोई प्री ऑक्यूपाई और कोई काम में इन्वॉल्व है तो डिले हो सकता है। कोई उसका इंक्वायरी अथॉरिटी का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, उसका इनएडिक्वेट एक्सपीरियंस है, वो प्रोसीजर के ऊपर थोड़ा कन्फ्यूजन है, वहाँ पर डिले होगा। और जब भी हम यूपीएससी को रिफ़र करते हैं, एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर यूपीएससी का एडवाइस आता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो कुछ केस में एक्चुअली यूपीएससी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा जाता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जब इंक्वायरी अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सबमिट कर देगा पूरा इंक्वायरी रिपोर्ट, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसमें सपोज कुछ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज में डिसएग्रीमेंट होता है, ओके, वो वहाँ पर मेंशन करेगा। और तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी देखेगा कि उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवाइस लेना जरूरी है, तो वो डॉक्यूमेंट यूपीएससी को भेजेगा। मगर एटलीस्ट आपको याद रखना है यहाँ पर, एटलीस्ट विद इन 6 मंथ्स एक्चुअली यूपीएससी इट मीन्स विल गिव इट मीन्स एडवाइस, राइट। तो यहाँ पर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्ज ऑफिसर फॉर द इंक्वायरी, ये नहीं है कि चार्ज ऑफिसर अवेलेबल नहीं है इंक्वायरी में, इंक्वायरी को अपियर नहीं कर रहा है तो उसके केस में डिले हो रहा है। तो आंसर इज बिट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 19, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर विथहोल्डिंग अपील्स बाय द अथॉरिटी टू हुम द अपील इज रिफर्ड? नो, कोई विथहोल्ड नहीं होगा। जब अपील किया जाएगा, जो अपीलेट अथॉरिटी को अपील किया जाएगा, तो उस केस में एक्चुअली वो अपील को विथहोल्ड नहीं करेंगे। तो वही दिया है, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर विथहोल्डिंग अपील्स बाय द अथॉरिटी टू हुम द अपील इज रिफर्ड? तो इट मीन्स यहाँ पर बीट ए, नो प्रोविजन फॉर विथहोल्डिंग अपील्स, मे बी विथहेल्ड फॉर ए रीजनेबल पीरियड, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एक्चुअली दिया है आंसर इज बीट ई, बीट ए, नो प्रोविजन फॉर विथहोल्डिंग अपील्स, बीट ए, नो प्रोविजन फॉर विथहोल्डिंग अपील्स। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो अपीलेट अथॉरिटी उसको विथहोल्ड नहीं करेगा, राइट, जो जिस आर्टिकल्स ऑफ चार्ज में अपील किया गया है। आंसर इज बीट ए। क्वेश्चन नंबर 20, हु कैन अलाउ फॉर पर्सनल हियरिंग इन मेजर पेनल्टी केसेस? तो मेजर पेनल्टी केस में पर्सनल हियरिंग, एक्चुअली पर्सनल हियरिंग कोर्ट में होता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में है, वो राइट है, कोर्ट ऑफ लॉ केस में राइट है पर्सनल हियरिंग होगा। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ राइट नहीं है। मगर जब चार्ज ऑफिशियल जो अपेलेंट है, वो जो अपील किया है, वो जब रिक्वेस्ट करेगा अपेलेट अथॉरिटी को, तो उस केस में अपेलेट अथॉरिटी सोचता है कि हाँ यहाँ पर पर्सनल हियरिंग होना चाहिए, तब होगा। तो ये है आंसर बीट ए, अपेलेट अथॉरिटी। हु कैन अलाउ फॉर पर्सनल हियरिंग इन मेजर पेनल्टी केसेस? आंसर इज बीट ए, अपेलेट अथॉरिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 को चलेंगे। इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इम्पोजिंग एनी पेनल्टी अंडर रूल 11, एन अपेलेट अथॉरिटी शैल इवैल्यूएट द सेम अंडर प्रोविजंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स? एक्चुअली
रूल 27 है कंसिडरेशन ऑफ अपील्स। जो CCA रूल्स 1965 का जो रूल 27 है वो कंसिडरेशन ऑफ अपील्स है। तो यहाँ पर पेनाल्टी रिलेटेड में इट इज़ रूल 27(2). रूल 27 उसका जो सब रूल 2, तो आंसर इज बिट बी। तो 1 में रिलेटेड टू द सस्पेंशन आता है, ठीक है। वहाँ पर भी एक्सप्लेन मेंशन में किया रूल 27(1) अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर रिलेटेड टू सस्पेंशन। जो रूल 27 का सब रूल 1 है वो इट इज़ रिलेटेड टू द सस्पेंशन। जो रूल 27(2) है वो रिलेटेड टू द पेनल्टीज़, ठीक है। यहाँ पर रिलेटेड टू द पेनल्टीज पूछा है, तो रूल 27(2). चलो और एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन इज डी नोवो प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड। ये डी नोवो प्रोसीडिंग्स क्या है? जब जो अपेलेंट है, जो चार्ज ऑफिसर है, जिसको पेनल्टी ऑर्डर मिला है, वो अपील किया। वो अपील करने के बाद अपेलेट अथॉरिटी को उसको स्टडी किया और स्टडी करके वो जो पेनल्टी है उसको सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड करके फिर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया कि और एक बार जो चार्जशीट से फिर और एक बार उसको इंक्वायरी किया जाए, तो उसी को बोलते हैं डी नोवो प्रोसीडिंग्स, राइट। तो इसको भी एक्सप्लेन किया है, देखिए। When orders of the disciplinary authority are defective, when appellate authority set aside the punishment orders, answer is bit B। तो appellate authority देखेगा कि जो पेनल्टी लगाया गया है उसको appellate authority set aside कर दिया स्टडी करने के बाद, और एक बार बोला इट मीन्स चार्जशीट तो इश्यू किया गया है और एक बार इसको इट मीन्स इंक्वायरी किया जाए। जस्ट चार्जशीट के बाद फिर और एक बार उसको इंक्वायरी किया जाए। तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लिख दिया, when appellate authority sets aside the punishment orders, explanation, the disciplinary authority has been directed by the appellate authority। appellate authority disciplinary authority को direct करता है कि to redo the inquiry from the stage of charge sheet, और एक बार इसको इंक्वायरी करने के लिए बोल दिया। इसको बोलते हैं डी नोवो प्रोसीडिंग्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 को चलेंगे। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिव्यू और रिवाइज द पनिशमेंट ऑर्डर्स in respect of other central government departments except P&D, postal and telecommunication and secretariat। तो एक्चुअली बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो इसको छोड़कर P&T एंड सेक्रेटरीट को छोड़कर एक्चुअली वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो रिव्यू और रिवाइज के लिए वो एक्चुअली एंटाइटल है, ठीक है। तो हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिव्यू और रिवाइज? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, आंसर इज बीट ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ आर द ऑर्डर्स और नोटिसेस सर्व्ड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट? गवर्नमेंट सर्वेंट को कैसे ऑर्डर्स और नोटिसेस सर्व किया जाएगा? तो हमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे डायरेक्टली पर्सन को दिया जाएगा, जिस पर्सन को ऑर्डर और नोटिस दिया जाना है उसको कंसर्न पर्सन को दिया जाएगा और रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजा जाएगा। तो आंसर है बिट बी, सर्व्ड इन पर्सन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 25, इज UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंसल्टेशन नेसेसरी फॉर रिमांडिंग ए केस फॉर रिवीजन ऑफ पेनल्टी? तो यहाँ पर जो है एक्चुअली ये नेसेसरी है, मगर यहाँ पर जो है नेसेसरी इन ऑल केसेस, नो, नॉट नेसेसरी व्हेन प्रेसिडेंट सेट्स असाइड द प्रोसीडिंग्स, मैंडेटरी इन सर्टेन केसेस, नॉन ऑफ द अबव। वो वहाँ पर UPSC का जो कंसल्टेशन है, एडवाइस है, जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट्स को सबमिट कर दिया, तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सपोज कुछ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज के ऊपर वो डिसएग्री हुआ, जो इंक्वायरी अथॉरिटी जो रिपोर्ट दिया है उसमें डिसएग्री हुआ, तो डिसएग्री होने का वो रीजन भी देगा और वो देखेगा कि इसको UPSC का थोड़ा एडवाइस लेना चाहिए, तो तब वो UPSC को भेजेगा। मगर जब नॉट नेसेसरी व्हेन प्रेसिडेंट सेट्स असाइड द प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स को प्रेसिडेंट सेट असाइड करेंगे, तो उस केस में UPSC को भेजा नहीं जाएगा, वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इट मीन्स महामहिम प्रेसिडेंट ने उसको सेट असाइड कर दिया, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंसर इज बिट बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी? एक्चुअली जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर सभी डॉक्यूमेंट्स का कस्टोडियन होता है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट के तरफ से वो केस को प्रेजेंट करता है, ठीक है। और अदर साइड में डेलिंक्वेंट ऑफिशियल वो एक डिफेंस असिस्टेंट का हेल्प लेता है केस को उसको डिफेंड करने के लिए। प्रेजेंटिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट की तरफ से सब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा आर्टिकल्स ऑफ चार्ज को प्रूव करने के लिए, और यहाँ पर अदर साइड में जो चार्ज ऑफिशियल है वो
एक डिफेंस असिस्टेंट का हेल्प लगा उसको डिफेंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास लिस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल लिस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स का कस्टडी होता है। आंसर इज बीट ए। क्वेश्चन नंबर 27, वेदर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू डॉक्यूमेंटरी एविडेंस व्हिच वाज नॉट इंक्लूडेड ओरिजिनली बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया था। जब चार्जशीट भेजा था तो चार्जशीट में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं था, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सोचा कि ये नहीं है और कुछ वो डॉक्यूमेंट्स को वो डिस्क्लोज नहीं करता है, क्योंकि सपोज इट मे बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड कंट्री। और कुछ केस में वो बोलता है कि ये नेसेसरी नहीं है, रिलेवेंट नहीं है कि उसको इट मीन्स ओरिजिनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में उसको इंक्लूड किया जाए। तो उस केस में मगर जो चार्ज ऑफिसर है वो उसको वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, प्रेजेंटिंग ऑफिसर न्यू डॉक्यूमेंट को, वेयर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू डॉक्यूमेंटरी एविडेंस व्हिच वाज नॉट इंक्लूडेड ओरिजिनली बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वहाँ पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर एक न्यू एविडेंस को प्रोड्यूस करना चाहता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना, आंसर इज बीट सी, यस ओनली वेयर देयर इज डिफेक्ट इन द एविडेंस। यदि एविडेंस में कुछ डिफेक्ट होगा, ओके कि कुछ लैकुना होगा, तब उस केस में प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या करेगा ना, एक न्यू डॉक्यूमेंट वो सबमिट करने के लिए चाहेगा। ओके, इंक्वायरी अथॉरिटी का परमिशन लेके, मगर इंक्वायरी अथॉरिटी वहाँ पर चेक करेगा कि हाँ एविडेंस में कुछ डिफेक्ट है और लैकुना है, तब वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अलाउ करेगा वो न्यू एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। आंसर है बीट सी, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज एम्पावर्ड टू पास इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स इन ए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। मैं अभी बताया था इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर क्या है, कभी कभी क्या है ना, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, चार्ज ऑफिसर कुछ पॉइंट में वो ऑब्जेक्ट करते हैं जब वो एग्जामाइन करते हैं विटनेसेस को, और कुछ पॉइंट्स को एक्चुअली इंक्वायरी अथॉरिटी वो ऑब्जेक्ट करता है। तो उस केस में वो कुछ ऑर्डर पास करता है, जैसे कोर्ट ऑर्डर होता है। वो कोर्ट ऑर्डर को बेसिकली, जो कोर्ट डिक्री को, वो डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट के पास, वो वैसा ही इंक्वायरी अथॉरिटी, वैसा ही इंक्वायरी ऑफिसर वो भी ऑर्डर पास करता है जब इंक्वायरी चलता है। तो उसी को हम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स बोलेंगे। इसको बेसिकली आंसर इज बीट ए, इंक्वायरी ऑफिसर। चलो क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर। प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम क्या है, मैं अभी बताया था, टू इंक्वायर इनटू द चार्जेस लिवेल्ड अगेंस्ट द चार्ज ऑफिसर, टू प्लीड फॉर द चार्ज ऑफिसर, to show why the charges are considered to be established on the basis of documentary evidence provided, to impose the penalty on the charges proved by the inquiry officer. Answer is bit C, to show why the charges are considered to be established on the basis of documentary evidence provided. वो डिपार्टमेंट के तरफ से वो सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करता है इंक्वायरी अथॉरिटी को, और वो चाहता है कि जो आर्टिकल्स ऑफ चार्ज लगाया गया है चार्ज ऑफिसर के अगेंस्ट में, उसको प्रूव करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली डिपार्टमेंट के तरफ से वो सबमिट करता है और एग्जामाइन, क्रॉस एग्जामाइन करता है विटनेसेस को, राइट। आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 30, वेदर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज चार्ज्ड विद द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैज रिक्वेस्टेड फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी एट ए प्लेस अदर दैन हिज हेडक्वार्टर्स एंड रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ टीए। नहीं, जब यदि डेलिंक्वेंट ऑफिशियल, चार्ज ऑफिसर वो रिक्वेस्ट करता है कि कोई आउट ऑफ स्टेशन में इंक्वायरी होगा, वो रिक्वेस्ट करता है, हेडक्वार्टर में नहीं होगा, वो आउट ऑफ स्टेशन में इंक्वायरी होगा, तो उस केस में उसको टीए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हेडक्वार्टर से आउट वो उसका रिक्वेस्ट से आउट ऑफ स्टेशन में इंक्वायरी चल रहा है। तो वो जब हेडक्वार्टर से आउट ऑफ स्टेशन जाएगा इंक्वायरी को अटेंड करने के लिए, तो वो जब टीए क्लेम करेगा उसको टीए नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद का रिक्वेस्ट से एक्चुअली हेडक्वार्टर में इंक्वायरी नहीं हुआ और एक जगह में इंक्वायरी हो रहा है, तो उस केस में उसको टीए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है नो है, आंसर इज बीट डी, उसको टीए नहीं मिलेगा। मगर कौन सा ग्राउंड में, जब वो रिक्वेस्ट किया कि इंक्वायरी हेडक्वार्टर में नहीं होगा और एक न्यू हेडक्वार्टर में होगा, तो उस केस में वो जब हेडक्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर गया इंक्वायरी को अटेंड करने के लिए, उस केस में उसको टीए नहीं मिलेगा। आंसर इज बीट डी, नो, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, वेदर द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज रिक्वायर्ड टू अटेंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम इज एंटाइटल्ड टू टीए, इफ सो वेयर फ्रॉम। अच्छा, वो तो टीए एंटाइटल है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, टीए तो एंटाइटल है, और किस हिसाब से उसको एक्चुअली जो टीए मिलेगा, एक्चुअली जब वो रिटायर किया, रिटायरमेंट के पहले जो उसका बेसिक पे था
तो उसके हिसाब से उसको टीए मिलेगा। टीए तो मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली द प्लेस ऑफ हिज होम टाउन डिक्लेयर्ड, जो वो सर्विस में हम हमारा होम टाउन डिक्लेयर करते हैं, तो वो जो क्वेश्चन है इफ सो व्हेयर फ्रॉम, एक्चुअली बेसिकली फ्रॉम द प्लेस ऑफ हिज होम टाउन डिक्लेयर्ड, वो जो सर्विस में वो होम टाउन डिक्लेयर किया था उसी से। ओके, फ्रॉम द प्लेस ऑफ हिज होम टाउन डिक्लेयर्ड टू द बेसिकली इंक्वायरी स्टेशन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 32, whether a retired government servant is entitled to TA for perusal of official documents at an outstation in preparation of his defense against a departmental proceedings instituted against him, if so mention the maximum number of days of daily allowance to which he is eligible। हाँ, यहाँ पर मैं बोला था सपोज रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट वो आउट स्टेशन जाएगा कुछ डॉक्यूमेंट को पेरूज करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, उसको कुछ डॉक्यूमेंट को स्टडी करना है, और वो आउट स्टेशन जाएगा। उस केस में एज यूजुअल मैं उसको डिस्कस कर चुका था, एज यूजुअल उसको 3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज के लिए उसको डेली अलाउंस मिलेगा, राइट। तो ये जो आंसर है, आंसर इज बीट बी 3 डेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 33, who has to bear the travelling and other expenses of a government servant who is nominated as a defense assistant to assist the government servant against whom the departmental proceedings is held। तो डिफेंस असिस्टेंट एक्चुअली अपॉइंट करता है चार्ज ऑफिशियल उस केस को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि चार्ज ऑफिसर की तरफ से वो सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चार्ज ऑफिसर को। तो वो जो डिफेंस असिस्टेंट का टीए कौन देगा, एक्चुअली टीए कौन देगा, आंसर इज बीट सी, जो डेलिंक्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट चार्ज ऑफिसर जो है उसका जो ऑफिस है उसी से उसको टीए रिलीज होगा, उसी से टीए एक्चुअली रिइंबर्स होगा। तो आंसर इज बीट सी, ऑफिस टू विच डेलिंक्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग्स, राइट। आंसर इज बीट सी। 34 को चलेंगे। द रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंटेड एज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑफिसर हैज रिक्वेस्टेड टू सैंक्शन ऑफ ऑनोरारियम इन एडिशन टू टीएडीए सैंक्शन टू देम, इज इट एडमिसेबल, इफ सो एट व्हाट रेट्स। यदि कोई रिटायर्ड ऑफिसर को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अपॉइंट किया जाता है और उसको ऑनोरारियम दिया जाएगा, टीएडीए तो मिलेगा, तो किस रेट में उसको ऑनोरारियम दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है बीट आंसर सी है, रेट्स फिक्स्ड पर केस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रेट फिक्स किया है उसके हिसाब से उसको ऑनोरारियम दिया जाएगा, और मैं अभी बताया था उसको कैसे टीएडीए भी मिलेगा, राइट। आंसर इज बीट सी। Question number 35, the authorities who have been delegated powers to impose penalties on employees of Central Civil Services Group B, C and D are prescribed in DAS of CCS CC Rules 1965, it is schedule, answer is bit D। जो ग्रुप B, C, D में जो डेलीगेशन ऑफ पावर होता है अथॉरिटी के पास पेनल्टी इम्पोज करने के लिए, तो वो कहाँ पर दिया गया है, जो CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल 1965 का शेड्यूल में दिया गया है, क्लियर। तो ग्रुप ए के लिए तो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनके पास डेलीगेटेड पावर टू इम्पोज पेनल्टीज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जस्ट ग्रुप बी, सी एंड डी एम्प्लॉइज के लिए। तो यहाँ पर जो मेंशन किया है वो शेड्यूल में दिया गया है, शेड्यूल ऑफ CCS CC रूल्स 1965, आंसर इज बीट डी। चलो 36 को चलेंगे। ऑन ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिन अथॉरिटी शुड बी डैश सेल्फ कंटेंट, रीजन्ड, स्पीकिंग, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल ऑफ द अबव है, इसको याद रखना है, सेल्फ कंटेंट, रीजन्ड, स्पीकिंग, ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी, राइट। Question number 37, common proceeding against 2 or more charged officials can be conducted in terms of rule dash of CCS CCA rules। हम जानते हैं कि कॉमन प्रोसीडिंग्स जब 2 or more officials actually involved in a particular case and after preliminary investigation it is confirmed that disciplinary proceeding would be initiated against them, okay। तो उस केस में कॉमन प्रोसीडिंग्स होता है, वो रूल 18 में है। जो CCA रूल्स 1965 उसका रूल 18 में कॉमन प्रोसीडिंग्स के ऊपर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हेन 2 ऑफिशियल्स फाइट अगेंस्ट ईच अदर, 2 ऑफिशियल्स दोनों के बीच में फाइट कुछ हुआ एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट देम इज कन्फर्म। तो फाइट होने के बाद यहाँ पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चला और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के लिए कन्फर्म हो गया। तो हाउ कैन द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड, कैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, जॉइंटली, सेपरेटली बट साइमल्टेनियसली, वन प्रोसीडिंग कंप्लीटेड आफ्टर अनदर, डी नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर सेपरेटली बट साइमल्टेनियसली जो 2 ऑफिशियल्स के बीच में जो फाइट हुआ, यहाँ पर कंफर्म हो गया कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट में चलेगा, तो वो कैसे चलेगा, सेपरेटली चलेगा बट साइमल्टेनियसली, आंसर इज बीट बी, बहुत इंपॉर्टेंट, जॉइंटली नहीं, आंसर इज बीट बी, सेपरेटली बट साइमल्टेनियसली।
Question number 39. What will be the effect of the period of extraordinary leave if a government servant is reinstated without the suspension being fully exonerated and the period of suspension treated as leave due or exol mean extraordinary leave? तो इसमें क्या है, वो एक्चुअली जो चार्ज ऑफिशियल है उसको फुल्ली एक्जोनरेट नहीं किया गया. ओके, जो चार्ज लगाया गया था उसको फुल्ली एक्जोनरेट नहीं किया गया और उसका जो सस्पेंशन पीरियड था उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव. और जो लीव ड्यू है, जो लीव ड्यू मीन्स उसका सर्विस बुक में जो लीव ड्यू है वो उसको कन्वर्ट कर दिया गया सस्पेंशन पीरियड को. तो उस केस में क्या होगा? बेसिकली आंसर इज बीट ए, रिकवरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस अलाउंस प्लस कम्पेंसेटरी अलाउंसेस, ये जो मिला था उसको सस्पेंशन पीरियड में, एंड लीव सैलरी प्लस अलाउंसेस, उसका डिफरेंस लिया जाएगा. ठीक है, जब सस्पेंशन पीरियड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा लीव ड्यू और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव. ओके, क्योंकि उसको फुल्ली एक्जोनेट नहीं किया गया. हाँ, फुल्ली एक्जोनेट कर दिया जाता तो उसका जो सस्पेंशन पीरियड है वो आज ऑन ड्यूटी हो जाता और उसको पूरा फुल पे एंड अलाउंसेस मिलता, हम जानते हैं, राइट. तो यहाँ पर आंसर है बीट ए. क्वेश्चन नंबर 40. व्हेयर डिसिप्लिनरी केस इज रिफर्ड टू यूपीएससी, जब कोई डिसिप्लिनरी केस यूपीएससी को जाएगा, डैश टाइम शुड बी गिवन टू द कमीशन. तो कमीशन को एटलीस्ट कितना दिन दिया जाएगा? एटलीस्ट 6 months. जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यूपीएससी का एडवाइस लेना चाहेगा और वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगा यूपीएससी को उसको एडवाइस लेने के लिए, तो जिस डेट में भेजेगा तो एटलीस्ट कितने दिन के अंदर कमीशन उसका एडवाइस देगा. तो ये जो है एटलीस्ट 6 months, वेयर डिसिप्लिनरी केस इज रिफर्ड टू यूपीएससी, एटलीस्ट 6 months टाइम शुड बी गिवन टू द कमीशन. कमीशन को एटलीस्ट 6 months दिया जाएगा उसको एडवाइस देने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 41. डैश में रिव्यू एनी ऑर्डर इफ एनी न्यू मटेरियल दैट कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर्स अंडर रिव्यू दैट में चेंज नेचर ऑफ द केस इज ब्रॉट बिफोर हिम. ऐसा कुछ न्यू मटेरियल जो एक्चुअली रिव्यू हुआ था उसमें वो प्रोड्यूस नहीं हुआ था, ऐसा कुछ न्यू मटेरियल अभी सामने में आ गया, तो उस केस में एक्चुअली उसको कौन रिव्यू करेगा? बेसिकली आंसर इज बीट ए, द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट में रिव्यू एनी ऑर्डर इफ एनी न्यू मटेरियल दैट कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर्स अंडर रिव्यू दैट में चेंज नेचर ऑफ द केस इज ब्रॉट बिफोर हिम, द प्रेसिडेंट. ओके, मगर यहाँ पर याद रखना है कोई न्यू मटेरियल जब रिव्यू हुआ था तब उस केस में रिव्यू कौन करता है? जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. उस केस में एक्चुअली वो सपोज उस एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं किया गया था, अभी एक न्यू मटेरियल प्रोड्यूस किया गया, तो उस केस में वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास. ठीक है, चलो 42. नो रिवीजन प्रोसीडिंग्स शैल कमेंस अनटिल, कब तक एक्चुअली रिवीजन प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगा? नो रिवीजन प्रोसीडिंग्स शैल कमेंस अनटिल द लिमिटेशन पीरियड ऑफ अपील इज ओवर. Where an appeal has been preferred, the same is disposed of. The permission given by President D either A or B. Answer is B, D either A or B. जब तक जो अपील का पीरियड वो ख़त्म ना हो जाए. अपील के बाद रिवीजन होता है, कभी कभी डायरेक्टली रिवीजन होता है, मगर यहाँ पर अपील किया गया है तो उसका पीरियड ओवर होने के बाद ही रिवाइज के लिए भेजा जाएगा, रिवीजन पिटिशन दिया जाएगा. अदरवाइज क्या है? सेकेंड बी बिट वेयर एन अपील हैज़ बीन प्रीफर्ड द सेम इज डिस्पोज. अपील किया गया था और उसको डिस्पोज कर दिया गया अपील को, उसके बाद फिर रिवीजन के लिए रिवीजन पिटिशन दिया जाएगा. ठीक है, तो आइदर ए और बी. ओके. 43. एन एम्प्लॉय में प्रीफर ए रिवीजन पिटिशन टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी विदाउट सबमिटिंग एन अपील. यहाँ पर वो अपील नहीं किया, वो डायरेक्टली इट मीन्स रिवीजन पिटिशन दिया, अपील नहीं किया, रिवीजन पिटिशन दिया. If the revising authority to whom the revision petition has been preferred is the appellate authority, तो इस केस में डायरेक्टली रिवीजन होगा क्योंकि वहाँ पर अपील नहीं हुआ, तो यहाँ पर appellate authority भी रिवीजन अथॉरिटी हो सकते हैं. तो उस केस में एक्चुअली द रिवाइज्ड ऑर्डर हैज़ टू बी पास्ड विद इन डैश ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर प्रपोज्ड टू बी रिवाइज्ड. जब जिस डेट में एक्चुअली प्रपोज्ड किया गया उसको रिवीजन करने के लिए, तो उसका बेसिकली कितने दिन के अंदर वो रिवाइज्ड ऑर्डर को पास किया जाएगा, कौन करेगा? अपीलेट अथॉरिटी. ये ओनली अपीलेट अथॉरिटी के लिए. तो ये जो आंसर है विद इन 6 months, ये ओनली अपीलेट अथॉरिटी के लिए. और अदर केस में जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो भी रिवीजन अथॉरिटी है, ठीक है, प्रेसिडेंट रिवीजन अथॉरिटी है, तो उस केस में कोई लिमिटेशन नहीं है. मगर जब बेसिकली अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, अपील नहीं हुआ, डायरेक्टली रिवाइज के लिए अपीलेट अथॉरिटी को अप्रोच किया गया, तो उस केस में जिस डेट में रिवीजन ऑर्डर एक्सेप्ट होगा उसका 6 months के अंदर अपीलेट अथॉरिटी उनका रिवाइज्ड ऑर्डर देंगे, राइट. तो ये है आंसर बिट बी. चलो क्वेश्चन नंबर 44.
While making payment of arrears, the law of dash should not be invoked. पेमेंट ऑफ एरियर्स केस में द लॉ ऑफ डैश, द लॉ ऑफ लिमिटेशन, यहाँ पर जो है लॉ ऑफ लिमिटेशन शुड नॉट बी इन्वोक्ड। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, सपोज अभी री इंस्टेट हो गया, जो जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया था जिस ऑफिसर के ऊपर, उसका री इंस्टेटमेंट हो गया, वो पूरा फुल्ली एक्जोनरेट हो गया, तो उसका जो सस्पेंशन पीरियड है उसमें उसको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, और सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा, उसको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। तो उस केस में उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिला था, अभी जब फुल पे एंड अलाउंस उसको एरियर मिलेगा, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो वही है, व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ एरियर्स द लॉ ऑफ लिमिटेशन शुड नॉट बी इन्वोक्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स शुड बी स्टेड। कब इंक्वायरी प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाएगा? इंक्वायरी चल रहा है, इंक्वायरी प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाएगा। ये है आंसर बीट ए, अंडर ऑर्डर्स ऑफ ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। जब कोर्ट ऑर्डर देता है कि इंक्वायरी प्रोसीडिंग को आप स्टे कर दो, तब होगा। ठीक है, आंसर इज बीट ए। सो आज इतना ही है। सो माय फ्रेंड्स, today already I have discussed 45 questions and very useful questions. So if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. Thank you.